अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रायस नैन अहमद और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर 2 को। चैप्टर 2 का हमारा टॉपिक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें टोटल सेक्शन है सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 17 तक, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 सब सेक्शन 3। सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में बताया गया है सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो जो सेल होता है ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, इमीडिएटली ये काम खत्म हो जाता है। सेलर ने अपनी चीज बायर को दे दी और बायर ने जल्दी से रिसीव करके ओनरशिप अपने नाम करवा ली। लेकिन जो एग्रीमेंट होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी अनकंप्लीट होता है, ये कंप्लीट नहीं हुआ होता। आगे हम अगर डिफरेंस की बात करते हैं, नंबर 1 पे द ओनरशिप राइट्स आर ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। वही बात आ गई कि जो ओनरशिप के राइट्स होते हैं वो इमीडिएटली उसी टाइम ही ट्रांसफर कर दिए जाते हैं बायर को सेलर की तरफ से। लेकिन अगर हम इसकी बात करें एग्रीमेंट टू सेल की, ओनली इन फ्यूचर। एग्रीमेंट टू सेल मतलब ये कि मैंने आपसे भाईजान ये चीज खरीदनी है, अपनी बुकिंग करवा जाते हैं, जैसे हम टिकट की बुक करवा लेते हैं, गाड़ी के कहीं सफर के लिए जाना हो टिकट बुक करवा लेते हैं, वो भी इसी में आता है। ओनली इन फ्यूचर मतलब फ्यूचर में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होना है, इसमें ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं होती, बाद में पैसे लेने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अगर इन्हें मतलब कि कंबाइन करें सेल लॉ और एग्रीमेंट टू सेल को, तो ये बनता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नंबर 2 पे है इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉय द लॉस विल फॉल ऑन बायर। अगर वो कोई चीज उसमें कोई खराबी आती है, कोई मसला मसाइल आता है, तो जो भी लॉस होगा वो बायर पे गिरेगा। सेलर ने क्योंकि फॉरेन ट्रांसफर कर दिया, इमीडिएटली उसने ट्रांसफर कर दी ओनरशिप, अब वो किसकी ओनरशिप में, बायर की ओनरशिप में चीज है, उसका कोई नुकसान होगा तो बायर के जिम्मे होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई होती, लॉस विल फॉल ऑन सेलर, सेलर पे लॉस गिरेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल उजैर का मोबाइल है, वो बेचना चाह रहा है, वो नुमान को अपना मोबाइल बेच देता है। तो नुमान को जब उसने मोबाइल भेज दिया, नुमान ने घर जाकर मोबाइल रख दिया, अगर उधर मोबाइल जाके खराब हो जाता है तो ये नुमान की जिम्मेदारी है, उजैर इससे बरी जिम्मा है, उसका कोई कसूर नहीं है, ये नुमान से खराब हुआ है। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल में आते, क्योंकि फ्यूचर में ओनरशिप देनी थी उसने, तो उसने उजैर ने कहा जी मैंने मोबाइल बेचना है, तो उसने कहा हाँ मैंने खरीदना है, अभी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो मोबाइल उजैर के पास खराब हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी सेलर पे होगी, उजैर पे ही होगी। नंबर 3 देखते हैं इफ बायर फेल टू पे प्राइस। अगर बायर प्राइस पे करने में फेल हो जाता है, द सेलर कैन सू हिम फॉर प्राइस। ओनरशिप तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई होती है, अगर वो जो बायर होता है वो पैसे देने में फेल हो जाता है, नहीं पेमेंट कर पाता, तो वो कोर्ट में जाके सू कर सकता है, दावा दायर कर सकता है अपनी प्राइस रिकवर करने के लिए। फर्ज कर लें दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए गाड़ी बेच रही है पार्टी बी को, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो गाड़ी की ओनरशिप उसे दे देती है। लेकिन फाइनली जब पैसे देने की बारी आती है तो जो पार्टी बी है वो पैसे देने में नाकाम रहती है, पैसे नहीं दे पाती, कोई 100 रीजन बन सकती हैं। तो फिर पार्टी ए जाके सू करेगी कोर्ट में कि मेरे पैसे दिए जाए। पार्टी ये सू नहीं करेगी कि मेरी गाड़ी वापस दी, पैसों का सू करेगी, ये पॉइंट नोट कीजिएगा। लेकिन इसमें द सेलर कैन सू हिम फॉर डैमेजेस, इसमें जो सेलर होता है वो डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड। फर्ज करें उजैर ने नुमान को गाड़ी बेच दी, मतलब पैसे ले लिए, लेकिन आज बेची, नुमान ने कहा मैं ठीक है गाड़ी आपसे कल लेके जाऊंगा। रात को कोई और पार्टी आती है, वो उजैर को, उजैर की पहले गाड़ी जा रही है 16,80,000 में, वो आके कहती है 17,50,000 में दे दो। लेकिन उजैर अगर गाड़ी देता है तो ये गलत है, ये उजैर ने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसे पूरा करना होगा, अगर वो पूरा नहीं करता तो फिर बायर सू कर सकता है। बट इसमें एग्रीमेंट टू सेल में होता है द सेलर कैन रीसेल द गुड,
इसमें सेलर क्योंकि अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता प्रॉपर, अभी इनकम्प्लीट होता है, ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होती, तो उज़ैर किसी को भी अपनी गाड़ी सेल कर सकता है। नंबर 5 पे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग, अगर बायर इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट क्या होता है? दिवालिया। अब दिवालिया क्या होता है? जो बैंक का मकरूज हो, उसके पास कोई पैसा ना हो, बिल्कुल मतलब कि पैसों से खाली हो, कोई उसके पास देने के लिए चीज ना हो, उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। द बायर बिकम इंसॉल्वेंट बिफोर पेइंग द प्राइस, अगर जो बायर है वो दिवालिया हो जाता है प्राइस पे करने से पहले, द सेलर कैन गेट ओनली अ रेटेबल डिविडेंड। इसमें यह होता है कि जब वो बैंक कोर्ट के पास चला जाता है अपनी रिकवरी के लिए, तो कोर्ट उसकी एजेंट मुकर्रर करता है, सारी चीजें जब्त कर ली जाती हैं और उन्हें बेचा जाता है, नीलामी की जाती है। जो बैंक होगा उसे बैंक को दे दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी एंड पे कुछ बचेंगे तो वो उसको, जो सेलर होगा उसको उसके पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन इधर एक और प्रॉब्लम है, ये उसे वो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे जो एंड पे उनके पास डिवाइड करते करते एंड पे जो थोड़े बहुत बचे। फॉर एग्जांपल उजैर ने 17 लाख की गाड़ी बेची थी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी पे एंड पे 2 लाख बचा, तो उजैर को सिर्फ 2 लाख ही मिलेगा। क्यों? ये उजैर की सजा है। उजैर को चाहिए था अपनी चीज बेचने से पहले चेक कर लेता क्या इसमें कैपेबिलिटी है, क्या इसमें कैपेसिटी है कि ये चीज खरीद सकता है, क्योंकि इसने नहीं चेक किया, ये इसकी सजा है। एग्रीमेंट टू सेल में देखते हैं, इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर बायर खरीदने वाला इंसॉल्वेंट बन जाता है, द सेलर इज नॉट बॉन्ड, सेलर बॉन्ड नहीं होता टू सेल द गुड्स टू हिम, कि वो उसी को अपनी चीज बेचे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और ऊपर से बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, तो अभी उसे क्या वजह, वो अपनी चीज बायर किसी को भी बेच सकता है, लेकिन नॉर्मल हालात में नहीं बेच सकता वो, इसके लिए क्योंकि ये एक्सेप्शन आ गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। नंबर 6 पे आते हैं, इफ द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर जो सेलर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, द बायर कैन रिकवर गुड्स फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। इधर ये उसके बरअक्स है, अगर सेलर गाड़ी बेचने वाला इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसे यार पहले ही गाड़ी का दिवालिया हो जाता है, बैंक का दिवालिया हो जाता है, उसकी गाड़ी चली जाती है, और लेकिन उसने बायर से पैसे ले लिए होते हैं, तो फिर जो होता है बायर वो रिकवर कर सकता है ऑफिशियल रिसीवर से पैसे अपने। इसमें देखते हैं, इफ द बायर हैज ऑलरेडी पेड द प्राइस, अगर बायर ने पहले प्राइस पे कर दी हो, द सेलर बिकम इंसॉल्वेंट, और सेलर इंसॉल्वेंट बन जाए, द बायर कैन क्लेम ओनली अ रेटेबल डिविडेंड। तो फिर जो वही सेम बात आ गई, अगर बायर इंसॉल्वेंट इधर हो जाता है, बायर ने ऑलरेडी प्राइस पे कर दी होती है और सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो फिर वो अपने पैसे जो भी एंड में बचे होंगे वो ही रिकवर कर सकता है, सारे पैसे रिकवर नहीं कर सकता। थैंक यू, आपने टाइम निकाला, और रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।